जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबको वेलकम करता हूं दूसरे लेक्चर में 1927 के रूल्स में। आज हम सेक्शन नंबर 5 बाय लॉज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया तो वह लेक्चर को सुन लें। देखिए जी, बाय लॉज से क्या मुराद है कि वो लॉज जो सोसाइटी अपने आप को गवर्न करने के लिए, अपने फंक्शनिंग को करने के लिए बनाती है, उनको बाय लॉज कहते हैं। देखें, when a society has been registered, the bylaws submitted under subsection 3 of the section 9 shall subject to any modification approved by the registrar। तो कोई भी मॉडिफिकेशन होगी bylaws की तो उसको किसने अप्रूव करना है? रजिस्ट्रार ने। दिस इज योर एमसीक्यू। एंड अडॉप्टेड एट अ जनरल मीटिंग, और वो जो चेंज करनी है वो आपने कहाँ पे करनी है? जनरल मीटिंग में चेंज करनी है। हैविंग अ quorum by majority of not less than 2/3, तो दो तिहाई से कम आपका कोरम नहीं होना चाहिए। दिस इज योर एमसीक्यू। अप्रूव किसने करनी है? रजिस्ट्रार ने। एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है उस मीटिंग में वो एजेंडा रखा जाएगा जो कि सोसाइटी खुद एजेंडा सेट करेगी, ठीक है। और उसकी अप्रूवल कौन देगा? रजिस्ट्रार। और 2/3 मेजोरिटी क्या करेगी? उसको पास करेगी, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज, अब एक दफ़ा बायलॉज अगर बन गए हैं विद टाइम, अगर कोई चेंज करनी है आपने तो बायलॉज में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है, सेम लाइक दैट अमेंडमेंट ऑफ द बायलॉज। Bylaws may be made, altered or abrogated by a resolution passed at annual general meeting। ये जो जनरल मीटिंग है ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। तो जनरल मीटिंग के अंदर क्या होगी? उसको मेड किया जा सकता है, अल्टर और एब्रोगेट किया जा सकता है। अब करना कैसे? ड्यू नोटिस ऑफ एनी प्रपोजल टू मेक, अल्टर और एब्रोगेट द बाय लॉज इज गिवन इन अकॉर्डिंग्स विद द बायलॉज। तो बायलॉज में एक तरीका बताया जाता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग कोई भी अमेंडमेंट करनी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ड्यू नोटिस देना है। द रेजोल्यूशन इज पास बाय नॉट लेस देन 2/3, तो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एट द जनरल मीटिंग। तो जो लोग जनरल मीटिंग में प्रेजेंट हैं उनका 2/3 है, ठीक है। मीटिंग एट विच अ कोरम शैल बी प्रेजेंट, तो कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम कितना कॉन्स्टिट्यूट होता है? 2/3। एट adjournment जनरल मीटिंग एट विच इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, अगर तो कोरम प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या कर देंगे आप? एडजॉर्न कर देंगे, यानी कि वक्ती तौर के पे आप उसको मीटिंग को पोस्टपोन कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे? एट विच द कोरम इज नॉट प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट शेल फॉर्म अ कोरम, तो जो लोग उस वक्त प्रेजेंट होंगे वो क्या बन जाएगा? उसका कोरम बन जाएगा। एंड अ कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन इज फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रार, वो जो रेजोल्यूशन होगी जिसमें बताया जाएगा कि हमने अमेंडमेंट करनी है वो रेजोल्यूशन फॉरवर्ड कर दी जाएगी रजिस्ट्रार को विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ये जो 3 मंथ्स है ये आपका एमसीक्यू है। फ्रॉम द डेट ऑफ मीटिंग, जिस डेट पे मीटिंग हुई है। अ कॉपी ऑफ द एग्जिस्टिंग बायलॉज और द बायलॉज सो मार्क्ड एज टू शो द अल्टरेशन प्रपोज्ड टू बी मेड, तो जो एग्जिस्टिंग बायलॉज होंगे वो भी साथ भेज दिए जाएंगे। एंड 3 कॉपीज ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट, और 3 कॉपीज भेजी जाएंगी प्रपोज्ड अमेंडमेंट साइंड बाय द ऑफिसर्स ऑफ द सोसाइटी। जो सोसाइटी के ऑफिसर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, खजांची होता है, ठीक है, तो वो उसको साइन कर देंगे, ठीक है। और वो 3 कॉपीज उसको साथ भेज देंगे, किसको? रजिस्ट्रार को, फॉर अप्रूवल। द मेकिंग अल्टरेशन और एब्लिकेशन ऑफ द बायलॉज इज अप्रूव्ड बाय द एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रार। तो ये सारी की सारी चीजें किसने अप्रूव करनी है और रजिस्टर करनी है? रजिस्ट्रार ने। तो रजिस्ट्रार के पास वो सारी की सारी चीजें रजिस्टर हो जाएंगी। 6 से स्पेशल जनरल मीटिंग एट द इंस्टेंस ऑफ रजिस्ट्रार। देखें, स्पेशल जनरल मीटिंग हमने सेक्शन 13 के अंदर पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 में। उसमें बताया था कि स्पेशल जनरल मीटिंग भी कॉल की जा सकती है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द रूल्स और द बायलॉज ऑफ अ सोसाइटी एज टू द मैनर ऑफ समनिंग अ जनरल मीटिंग एंड अ नोटिस टू बी गिवन फॉर द सेड पर्पज, एनी पर्सन ऑथोराइज इन दिस बिहाफ बाय द रजिस्ट्रार। सो जो भी पर्सन है जो ऑथोराइज है बाय द रजिस्ट्रार या जिसको रजिस्ट्रार ने अपॉइंट किया है, मे कॉल अ स्पेशल जनरल मीटिंग फॉर विच अ रिक्विजिशन हैज बीन मेड बाय द रजिस्ट्रार, जिसके लिए स्पेशल जनरल मीटिंग के लिए रजिस्ट्रार भी कॉल कर सकता है अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 13 in manner and at such time and place as the registrar may direct। so section 13 subsection 2 के corresponding registrar क्या कर सकता है, या उसका nominated person special general meeting को call कर सकता है। a special general meeting so convened shall have power to transact all the business which can be transacted at the annual general meeting under the bylaws framed by the society। तो जो भी आपने स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करेंगे वो जो भी पावर्स होंगे उस जो भी काम वो ट्रांजैक्ट करने वाले होंगे वो सारे के सारे कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी 7 लोन्स एंड डिपॉजिट्स। अब देखें जी, लोन्स एंड डिपॉजिट्स को हम कैसे लेके चलते हैं। एवरी सोसाइटी विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखें जी, 2 टाइप्स की लाइबिलिटी थी, लिमिटेड एंड अनलिमिटेड। अभी हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड की।
Every society with unlimited liability shall from time to time fix in a general meeting the maximum liability which it may incur. तो टाइम टू टाइम उन्होंने क्या करनी है, मैक्सिमम लाइबिलिटी को कैप करना है, फिट करना है। किसने? अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले ने। लेकिन उन्होंने फिक्स जरूर करनी है कि कितनी कहां तक जा सकती है। विच इट मे इंक्योर इन लोन्स एंड इन डिपॉजिट्स फ्रॉम द नॉन मेंबर्स। द मैक्सिमम फिक्स शेल सो बी सब्जेक्टेड टू द सैंक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। सो जो आपने मैक्सिमम सेट करनी है वो उसकी कौन उसको अप्रूव करेगा, सैंक्शन कौन देगा? रजिस्ट्रार, हु मे एट एनी टाइम रिड्यूस इट। और रजिस्ट्रार क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकता है। सो दिस इज योर एमसीक्यू। फॉर द रीजंस टू बी कम्युनिकेटेड बाय हिम इन द सोसाइटी इन राइटिंग एंड मे प्रेस्क्राइब अ पीरियड नॉट लेस देन 4 months विद इन विच द सोसाइटी शैल कंप्लाई विद हिज ऑर्डर्स। तो वो ये बता सकता है कि 4 महीने के अंदर उसके ऑर्डर्स के साथ क्या किया जाए? कंप्लाई किया जाए। कौन से ऑर्डर्स जिसमें उसको वो रिड्यूस कर सकता है या फिक्स कर सकता है। आगे देखे जी, नो सच सोसाइटी शैल रिसीव एनी लोन और डिपॉजिट फ्रॉम अ नॉन मेंबर विच विल मेक इट्स लायबिलिटी टू द नॉन मेंबर्स एक्सीड द लिमिट सैंक्शनड बाय द रजिस्ट्रार। सो कोई भी सोसाइटी जो नॉन मेंबर्स हैं उनसे लोन किसी खास हद तक ले सकती है, लेकिन जो सैंक्शन किसने किया? रजिस्ट्रार ने। और उस लिमिट से अगर ऊपर चले जाएंगे तो वो सोसाइटी उसको लोन नहीं ले सकती। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द सोसाइटी कैन नॉट accept loans or deposits from the non-members that would cause its liability to the non-members to exceed the sanctions limit। देखें, मेंबर्स ने नॉन मेंबर्स से क्या करने हैं? वो लेने हैं, लोन लेने हैं, तो उसकी क्या लिमिट है? ठीक है जी। द सोसाइटी कैन नॉट accept loan or deposits from the non-members that would cause its liability to the non-member to exceed the sanction limit। ये जो सैंक्शन है वो ऊपर किसने की थी? रजिस्ट्रार ने की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट है restrictions on borrowing societies with limited liability। अब देखें, इनकी है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है जी? अ लिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी वेयर मेंबर्स पर्सनल फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी इज कैप्ड। जहां पे लोग मेंबर्स की पर्सनल फाइनेंशियल रिस्पांसिबिलिटी कैप्ड है, कैप से मुराद लिमिटेड है। कैन नॉट इनक्योर लाइबिलिटी फ्रॉम नॉन मेंबर्स दैट एक्सीड। तो नॉन मेंबर से वो ज्यादा कब नहीं ले सकते? जब 15 टाइम्स द सम, 15 गुना सम का, किसका? पेड अप शेयर कैपिटल, जो उन्होंने शेयर कैपिटल पे किया है। अक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड, जो रिजर्व फंड है सोसाइटी का। बिल्डिंग फंड एक होता है, माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो दिस इज योर एमसीक्यू के 15 टाइम्स जो सम होगा किसका? पेड अप शेयर कैपिटल का, नंबर 1। नंबर 2, अक्यूमुलेटेड रिजर्व फंड, बिल्डिंग फंड, माइनस अक्यूमुलेटेड लॉसेज। तो ये एक लिमिट सेट की गई है कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते। दिस लिमिट हो much external borrowing a society can do based on its financial strength। तो ये लिमिट करता है कि सोसाइटी एक्सटर्नली कितना वो लोन ले सकती है। आगे देखें जी, अगर कोई एग्रीकल्चरल सेल सोसाइटी है, इन सम टाइप्स ऑफ सोसाइटीज certain borrowed amounts are not counted when calculating the total liability। अगर एग्रीकल्चरल है तो उनमें कौन क्या चीजें नहीं काउंट की जाएंगी? एग्रीकल्चरल सेल सोसाइटी, परचेज एंड सेल सोसाइटी या मल्टीपर्पज सोसाइटी। ठीक है, एज स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार। तो इनको कौन स्पेसिफाई करेगा? रजिस्ट्रार स्पेसिफाई करेगा। कैन एक्सक्लूड फ्रॉम देयर लायबिलिटी द अमाउंट बोरोड फ्रॉम अ बैंक सोसाइटी फॉर गिविंग लोन्स अगेंस्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सो वो क्या कर सकते हैं? वो एक्सक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम देयर लायबिलिटी, जो उनकी लायबिलिटी है, द अमाउंट बोरोड फ्रॉम बैंकिंग सोसाइटी। सो बैंकिंग सोसाइटी से जो अमाउंट उन्होंने बोरो किया उसको क्या कर सकते हैं? एक्सक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, when calculating how much it owes its liabilities, the Provincial Cooperative Bank Limited is allowed to exclude part of the debt but only under a specific condition। तो वो क्या कर सकते हैं? एक पार्ट ऑफ द डेब्ट को क्या कर सकते हैं? एक्सक्लूड कर सकते हैं। इट कैन इनक्रोर डिडक्ट एन अमाउंट ऑफ द डेट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स इट ऑन। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स उसने ओ किए हुए हैं, बैंक ने रखे हुए हैं, उसको क्या कर सकती है? डिडक्ट कर सकती है, एज लॉन्ग एज दैट अमाउंट इज नॉट मोर देन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। तो पेड अप शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज योर अनदर एमसीक्यू। नेक्स्ट इज 8A। 8A में क्या करना है? द प्रोविजंस ऑफ द रूल 8 शेल अप्लाई टू द लैंड मॉर्गेज सोसाइटीज। ये जो ऊपर रूल 8 हमने पढ़ा है, ये लैंड मॉर्गेज सोसाइटीज के ऊपर भी क्या होगी? एप्लीकेबल होगी। एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। लेकिन करना क्या है? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1925, जो कि रजिस्टर होंगी 1925 के एक्ट के कोरस्पोंडिंग, with the modification that for the words 15 times incurring here in the words 20 times shall
शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। जो ऊपर 15 टाइम्स का वर्ड हमने यूज किया था, ये ऊपर किया हुआ है 15 टाइम्स, इसकी जगह पे हम क्या कर देंगे 20 टाइम्स कर देंगे। किसके लिए? लैंड मॉर्गेज सोसाइटीज के लिए और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लिए। नेक्स्ट है जी सेक्शन 9, शेयर्स नॉट टू बी हाइपोथेटिकेटेड टू दैट सोसाइटी। इसका क्या मतलब है जी? देखें, अ मेंबर कैन नॉट यूज देयर ओन शेयर्स इन द सोसाइटी, जो उसके सोसाइटी के अंदर अपने शेयर्स हैं मेंबर के, एज सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी के तौर पे नहीं यूज कर सकता टू गेट अ लोन फ्रॉम द सेम सोसाइटी। तो वो जो उसके अपने शेयर्स हैं उनको वो सिक्योरिटी के तौर पे यूज नहीं कर सकता टू गेट द लोन्स। ठीक है जी, दिस इज अ लिमिटेशन। आई होप सो आज का आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी स्पीड अप करेंगे चीज़ों को, क्योंकि शुरू में थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस। थैंक यू।